आप ये कहते हैं कि मोदी का ये आखिरी टर्म है और ये भी पूरा होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आपका ये भी कहना है कि आरएसएस ने जो शानदार 5 स्टार दफ्तर बनाया हुआ है, एक दिन हम दोनों चलेंगे, हम दोनों चल के वहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। ये बात मैंने 3 अलग जगह पे बोल चुका हूँ कि आप आइसक्रीम के साथ मैं आइसक्रीम खाएंगे, मैं कॉफी पीऊंगा, हम लोग वहाँ चलेंगे। कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप समझिए कि एक अपने दादा से बड़ा व्यक्ति आपको रोज आके दमन कर रहा है और ऊपर से उपदेश भी दे रहा है। 12 साल और गुजरात पकड़ के 25 साल जानने के बाद लोग रत्ती भर इन पे भरोसा नहीं करते, और इन पे ही नहीं, आरएसएस पे भी नहीं करते। जिस आरएसएस ने 50-55 साल तक तिरंगा नहीं फहराने दिया और जो पहली बार फहराने गया उसको जेल में डलवा दिया, और जिस आरएसएस ने संविधान बनते समय लगातार उसका विरोध किया, तिरंगे को कह दिया 3 रंग है, अशुभ है, संविधान को कह दिया कि मनुस्मृति है, संविधान की क्या जरूरत है, वो भी संविधान की भाषा में बात करने लगे। ये राहुल गांधी की सफलता है क्या? राहुल गांधी इस देश का फैशन स्टेटमेंट तय करते हैं। गजब। हाँ, अगर वो टी शर्ट पहन, ये वायरल होने जा रही है लाइव। हाँ, ये आप विश्वास करिए कि अगर मोदी जी के हाथ में होता तो व्हाइट टी शर्ट पहन के वो आते। एस्पिरेशंस जो है जेन जी की जो हमको दिख रहे हैं, वो अभी सत्ता के खिलाफ आपको दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में हैं। हाँ। और दमनकारी नीति वो अपना रहे हैं, और वो दमन करने के पोजीशन में। हमारे और लोकतंत्र के बीच में जो जो दीवारें हैं उसमें ये रीजनल पार्टी, क्योंकि इनकी अकुत संपत्ति हमारे लिए तकलीफ है। आजकल कोई यूपीएससी इसलिए नहीं देता कि देश की सेवा करनी, वो तो इंटरव्यू में बोलते हैं, लेकिन दहेज से शुरुआत होती है और आगे जाके एक हवालदार के घर में आपको 50 करोड़ से कम नहीं मिलते। ये पैसे हमारे हैं सर। करप्शन तो मुझे लगता है राजू भाई कि जितना इस सरकार में है शायद न पहले था न आगे कोई कर पाएगा। सर करप्शन नहीं है। हाँ। इस सरकार ने देश को बेच दिया। कमीशन ये पहले ले लेती है ये सरकार, और बाद में बनाने के लिए देती है, तो इनको बनाने में कोई रुचि नहीं है। महाराष्ट्र में जितने सारे प्रोजेक्ट्स बने, वो प्रोजेक्ट्स बनाने में सरकार को रुचि सिर्फ इसलिए है कि उसमें बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा कमीशन। हाँ, बिल्कुल। और वो पहले ले लेते हैं। मिल के मालिक को लगता है कि एक मजदूर अगर आधा घंटा कम काम करेगा तो हमारा प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। अरे नारायण मूर्ति तो बोल चुका है। बोल चुका, उसको 16 घंटे काम चाहिए। हाँ, देखिए भारत एकमात्र देश है जिसकी इंच में हाइट कम हो रही है बच्चों की। हाँ, चाइना की बढ़ रही है। हाँ, और ये हाइट जो कम हो रही है इसकी वजह शाकाहार का नाटक है। मैं 24 घंटा मांसाहार करूं, यानी मैं कलेजा खाऊं, भेजा खाऊं, पाया खाऊं, वजड़ी खाऊं, कुछ भी खाऊं, आरएसएस को बोलने का हक नहीं है। मैं हिंदू लड़की से प्यार करूं, मुस्लिम लड़की से प्यार करूं, क्रिश्चियन लड़की से प्यार करूं, यहूदी लड़की से प्यार करूं, या यहूदी लड़की मुझे प्यार करे, क्रिश्चियन लड़की करे, मुस्लिम लड़की करे, आरएसएस इज नो बिजनेस, और बीजेपी का बिजनेस नहीं है। मैं देखता हूँ लोगों में बहुत गुस्सा है, और ये लोग रोज सिटी कुकर को दबा दबा के वो फूटने की व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देश करवट लेगा, ये हमें पता चल जाएगा कि जब इस देश की जनता फैसला लेने तय करती है तो कितना भी दमन, कितने भी हथियार और कितने भी बड़े क्रोनी कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका संडे पॉडकास्ट पे। आप जानते हैं कि हर संडे हम किसी खास शख्सियत को लेकर आते हैं और कुछ खास बातें करते हैं बड़े आराम से, बड़ी देर तक। और अच्छी बात यह है कि इन पॉडकास्ट को आपका प्यार खूब मिल रहा है, आपके सवाल आते हैं, हम कोशिश करते हैं अगली बार उन सवालों को शामिल करें। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो टीसीएच के दर्शक उनसे बहुत कायदे से परिचित हैं, भाई राजू पारुलेकर। नमस्ते। नमस्कार। राजू भाई से कितनी बार टीसीएच पे बात हुई है ये काउंट करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि दूर दूर से ही बात होती रही। आप मुंबई में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दूर दूर से ही बात होती रही। तो जब पॉडकास्ट मैंने शुरू किया तो मैंने राजू भाई से कहा था कि आप दिल्ली आएंगे तो फिर हम लोग ये लंबी बातचीत करेंगे, और राजू भाई दिल्ली आए हुए हैं, समय निकाला हमारे लिए। पहले तो शुक्रिया कहना ही पड़ेगा, वक्त निकाला आपने। बात करें, काय का शुक्रिया। राजू भाई, बड़े मज़ेदार समय में आप दिल्ली आए हैं जी। जब हम लोग ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 सीटें भाजपा हार चुकी है, जिसमें से एक बांकीपुर की सीट हारी है जो उसकी 30 साल पुरानी सीट थी, और दूसरी दतिया की हारी है जिसके बारे में आपको बता दूं कि पूरी सरकार लगी हुई थी, कई मंत्री, ढेरों विधायक, सब लोग लगे हुए थे। दोनों सीटें हारी हैं और देश भर में आपको जेन अल्फा दिखाई दे रहा है। जेन जी की बात तो बहुत हो गई। स्कूली बच्चों के जितने प्रोटेस्ट मैंने पिछले 4-5 दिनों में देखे हैं, 10 दिनों में, उतने कभी नहीं देखे। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बच्चे निकल के आए, आपके बच्चे भी निकले, हमारे बच्चे भी निकले, मतलब मुंबई में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। और बच्चे कहना तो गलत है, युवा हैं वो, जो खुद सोचने समझने वाले हैं। जिस तरह का गुस्सा उनके अंदर दिखाई दिया, मुझे आपकी एक बात हमेशा याद आती है जो आप कहते हैं,
और आप ये कहते हैं कि मोदी का ये आखिरी टर्म है और ये भी पूरा होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आपका ये भी कहना है कि आरएसएस ने जो शानदार 5 स्टार दफ्तर बनाया हुआ है, एक दिन हम दोनों चलेंगे, हम दोनों चल के वहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। ये आपने कहा हुआ अलग जगह पे बोल चुका हूँ कि आप आइसक्रीम के साथ मैं आइसक्रीम खाएंगे, मैं कॉफी पीऊंगा, हम लोग वहाँ चलेंगे। कुछ बदलता हुआ दिख रहा है सर? बदलता हुआ यानी नित्य तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें अनित्य हैं। इतने बदलाव के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं जो ना बदले। यस, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इससे पहले अगर कोई तानाशाह को कभी भी अंदाज नहीं होता कि उसके खिलाफ हवा माहौल हो चुका है। एक तो भारत एक सबसे युवा देश है, डेमोग्राफिकली हम यंग है देश एक, और इतना वृद्ध बूढ़ा प्रधानमंत्री नेतृत्व करने वाला, और फिर भाषा भी उसकी। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब क्या शानदार शर्ट पहनते हैं, क्या स्टाइल में रहते हैं, और मेलोडी खाते हैं, और मेलोडी खाते हैं, खिलाते हैं, मेलोडी खाते ही नहीं खिलाते भी हैं। हाँ, तो लेकिन ये बात है ना, एक बात है। दूसरा है कि आप समझिए कि सर डेमोग्राफिकली इतनी युवा पीढ़ी जो रास्ते पे आई, आज दिख रही है और आती रहेगी, अब तो ये अंडू नहीं हो सकता इसका। जैसे कि तीर चला एक बार, तो तीर चला, वो वापस नहीं आना, बोला हुआ शब्द वापस कंट्रोल जेड इस पर लागू नहीं होगा, नहीं। तो अब ये जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप समझिए कि एक दादा से बड़ा, अपने दादा से बड़ा व्यक्ति आपको रोज आके दमन कर रहा है और ऊपर से उपदेश भी दे रहा है, और वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, जो कि उसके पद के लिए और पद की गरिमा के लिए और ओवरऑल व्यवस्था के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स बन रहा है वो बोल वन साइडेड वो क्या है कि उसकी एक नीति है, आपको कहेगा मित्र, और आप वैसे जैसे बाहर जाएंगे, अमित, इसके पीछे ईडी, पुलिस, एनएसएस सब लगा दो। तो ये 12 साल और गुजरात पकड़ के 25 साल जानने के बाद लोग रत्ती भर इन पे भरोसा नहीं करते, और इन पे ही नहीं, आरएसएस पे भी नहीं करते। आरएसएस अभी भी इस भ्रम में है कि उनके कोई लिमिये करके नए उभर के आ रहे हैं। उन्होंने बोला हम तो यार एक ही लिमाये को जानते थे और उनकी इज्जत करते थे, मधुलिमाये। हाँ, आप मराठी हो, आप जानते होगे, बाकी लिमाये बिहार से चुन के आए थे। हाँ, बिहार से चुन के आए थे वो, जी। लेकिन मधुलिमाये वो पहले शख्स है जिन्होंने एक्चुअली ये जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने दोहरी मेंबरशिप के ऊपर उन्होंने आक्षेप लिया था, और बड़ा तब उनको बहुत गालियां पड़ी थी कि जनता गवर्नमेंट, अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही है, तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है सत्ता से, ये सब। लेकिन मधुलिमाये का सही था, बिल्कुल। मधुलिमाये बहुत बड़े थिंकर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो कोई लिमाये है, उसने कहा कि संविधान सकार्यवाह, संविधान विरोधी, देश विरोधी। अब संविधान कब से आरएसएस का हुआ? मतलब मैं वही सोचता हूँ कि जिस आरएसएस ने 50-55 साल तक तिरंगा नहीं फहराने दिया, और जो पहली बार फहराने गया उसको जेल में डलवा दिया ट्रेसपासिंग का आरोप लगा के, और जिस आरएसएस ने संविधान बनते समय लगातार उसका विरोध किया, तिरंगे को कह दिया 3 रंग हैं, अशुभ हैं, संविधान को कह दिया कि मनुस्मृति है, संविधान की क्या ज़रूरत है, गोलवरकर का तो लिखा अभी तक संविधान पे रखा हुआ है, वो भी संविधान की भाषा में बात करने लगी। मैं आपको थोड़ा किनारे अलग ले जा रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में यही फायदा है। ये राहुल गांधी की सफलता है क्या? मैं आपको बताऊं, कर्णी सेना जो है, अब कर्णी सेना क्या है बताने की जरूरत नहीं है, जयपुर में विरोध कर रही है यूजीसी के प्रावधानों का, जुलूस निकला अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो भी हाथ में संविधान लेके बैठे हुए हैं। हाँ, और कल को अगर आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी हाथ में संविधान, अच्छा वही लाल वाली कॉपी, मजेदार बात यह, संविधान मेरे पास बरसों से है, लेकिन लाल वाली कॉपी मैंने पहली बार राहुल गांधी के हाथ में देखी, बाद में मैंने भी एक आध मंगवा ली गिफ्ट करने के लिए। तो ये लाल कॉपी जो संविधान की है, बाबा साहब का संविधान, जवाहरलाल नेहरू का संविधान, मौलाना आज़ाद का संविधान, ये उनका नाम ले रहा हूँ जिनको ये गालियां देते हैं, उस संविधान की दुहाई अब आरएसएस भी देने लगा। ये राहुल गांधी की भी सफलता है क्या? राहुल गांधी की 100%। राहुल गांधी इस देश का फैशन स्टेटमेंट तय करते हैं। गजब। हाँ, अगर वो टी शर्ट पहन, ये वायरल होने जा रही है लाइन। हाँ, ये आप विश्वास करिए कि अगर मोदी जी के हाथ में होता तो व्हाइट टी शर्ट पहन के वो आते, उनके हाथ में नहीं है क्योंकि उनको रोक लेंगे और ये फिर बहुत सारी चीजें हो जाएगी, और वो नकल करते हैं सीधी सीधी वो। लेकिन उनके मन में आता होगा कि यार थोड़ा लाइट ब्राउन कलर की ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट पहन के मैं वहां ऐसे खड़ा रहूं। और देखिए ना, अब राहुल गांधी ओरिजिनल स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो प्रधानमंत्री 4 लोगों को लेकर डूब रहे हैं तो उठाते, कम से कम पानी में जाते हैं। बिल्कुल। तो वो इस देश का पूरा स्टाइल स्टेटमेंट
तय करते हैं और राहुल संविधान गांधी इस देश का स्टाइल स्टेटमेंट तय करते हैं। चलो, और राहुल गांधी, देखिए, पावर की एक मैग्नेट होता है, वो पावर तो मोदी शाह के पास आज भी है, बिल्कुल। लेकिन देश के सबसे पॉपुलर, इसलिए सबसे पावरफुल आदमी राहुल गांधी ही है। तो अब उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ये पता नहीं है और इसलिए वो समझ नहीं पा रहे, ये समझना चाहते नहीं है कई बार। हाँ, वो चाहते नहीं है कि जनता राहुल की तरफ एक जनता की गंगा बहने लगे, फिर तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। आपको एक मैं मजेदार एक पैरेलल किस्सा बताता हूँ। बाल ठाकरे वो नेता थे, मैंने अपने जीवन में देखा है, वो अपने जो करीबी है ना, और जो सारे यानी जो पदाधिकारी और जो जिनको पद दिए हैं पार्टी के, उनको कुछ गिनते ही नहीं थे। वो बाल ठाकरे कहते थे कि हमारी संगठन में सबसे बड़ा पद शिवसैनिक है, आम कार्यकर्ता, और कोई भी शिवसैनिक मुझसे बात कर सकता है और मैं डायरेक्ट शिवसैनिक को बोलूंगा जो मुझे कहना है, मैं किसी पदाधिकारी। तो कई बार ऐसा हुआ, मैंने अपने आंखों से देखा है कि बाल ठाकरे ने कुछ बोला और किसी ने कृति में कुछ और किया, तो बिना किसी को पूछे कोई आदेश होते बाल ठाकरे के आने से पहले उसके ये गलत है लेकिन घर पे पिटाई हो चुकी होती यानी पहले से उसका मैसेज दे दिया गया होता था। ठीक। बाल ठाकरे वो शख्स थे कि वो दूसरे दिन अपने पेपर में सामना में गर्व है मेरे शिवसैनिकों पर, तो उनकी सीने और फूल जाते थे। तो शिवसैनिक इतने सिर्फ बाल ठाकरे के काबू में थे और किसी कंट्रोल में नहीं थे। डायरेक्ट कनेक्ट था। तो राहुल जी और कार्यकर्ता का ये डायरेक्ट कनेक्ट अगर हो जाता है तो वो जो भी एक व्यक्ति क्या बहुत उत्साह में है कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय। मुझे मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूं और 15 साल में पिछला इनका भी है, मतलब 2010 के बाद मुझे लगता है कि पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ता को मैं उत्साह में देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पर भी। एग्जैक्टली उनका कनेक्ट राहुल से। लेकिन ये जो बाल ठाकरे जी के टाइम में उन्होंने करके दिखाया, जो अपनी चौकड़ी तो होनी चाहिए, हर नेता को होती है और वो हर आदमी की होती है, हमारी भी है। हमें और वो तय करने का कोई अधिकार नहीं, उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन वो चौकड़ी को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ आने वाला जो कार्यकर्ताओं की गंगा है या सुझावों की, उसको रोके या उससे इनसिक्योर हो जाए। तो कभी कभी एक बार क्या हुआ, मैं यही उदाहरण को आगे ले जाता हूँ, एकदम फनी किस्सा है। एक बार एक नाम ही बता देता हूँ, एक बबन पाटिल नाम का बाल ठाकरे का वो था, शिव सैनिक था। उनको कोई जब सत्ता आई 1995 में, तो वो बबन पाटिल बहुत सारे शिव सैनिकों को लेके उनके बाला साहब के बंगले पे गया मातोश्री पे, और वो पीछे चिल्ला रहे थे कि बबन पाटिल जिंदाबाद, बाला साहब जिंदाबाद, ये वो सब घोषणाएं थी वो दे रहे थे। और बाला साहब ने पूछा अपने वो थापा थे उनके कि कौन आया है बाहर इतना आवाज कर रहा है, मतलब बबन आया है अपना। अच्छा बबन आया है, भेजो उसको ऊपर। तो बबन आया और उनके सामने ना, आपको मैं बताता हूँ, उनका डर इतना था कि सारी जैसे कि राहुल गांधी के सामने रोलेक्स की वॉच पहन के नहीं जाते ना, कोई जाता नहीं ना, एकदम गरीब वाले अपनी जैसे टाइटन 20,000 रुपए की पहन के जाते वैसे, सेम। तो बस वो तानाशाह थे। अब यहाँ पर अलग खेल है, लेकिन वो बात हुई कि तो सारी अंगूठियां निकाल के वो जेब में डालते थे और सामने जाते खड़े रहते थे बाला साहब के सामने। वैसा वो खड़ा रहा। मतलब ने कि क्या हुआ बबन? बोला मुझे वो टिकट मांग रहे हैं। बोला कौन मांग रहा है? बोला कार्यकर्ता। अच्छा तुम्हारे? हाँ। तो वो नीचे घोषणा कौन दे रहा है? तो बोले वो अपने शिवसैनिक। तो वो क्यों दे रहे हैं? तुम मुझे बता सकते हो? नारा जो लगा रहे थे ना। नहीं, हाँ, वो दिखा रहा था कि जो अक्सर बाकी पार्टियों में सहा जाता है, ऐसा ही ये है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि एक नया स्टाइल कैसे आता है। तो उसने बोला सर वो चाहते हैं। अच्छा वो चाहते हैं, तुम चाहते हो? बोले हाँ। तो तुम मुझे बता सकते हो? तो बोला हाँ सर, साहब मैं बता सकता हूँ। तो बाला साहब ने एक ऐसे अच्छी सी गाली दी, वो गाली में बोलने का इतना नहीं, वो नहीं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो फ्लो में इतना मस्त जाता है कि बबन मेरी ताकत मुझे मत दिखा। पहले उनको घर जाने के लिए कहा, इधर तेरे को टिकट चाहिए, तेरी इच्छा है वो बोल, वो मेरी ताकत है तुम्हारी नहीं। तो बाला साहब ने बोला है घर जाओ, तो सब
घर चलेगा। हाँ। तो बबन कांप रहा था। एक्चुअली उसको बाद में टिकट मिला, वो मंत्री वो सारी चीजें, वो वो अलग किसी मामला है। अध्यक्ष क्योंकि वो प्यार करते थे अपनी कार्यकर्ताओं हाँ, से, लेकिन उनकी ये मस्ती उन्होंने कभी सही नहीं। हम्म, तो राहुल गांधी जिस तरह से देश को स्टाइल स्टेटमेंट देने वाला नेता है, तो उनको अपनी कोठरी की मस्ती सहनी नहीं चाहिए। ये मैं बिल्कुल ठीक देखिए, बात है। मैं कौन उनको सलाह देने वाला, लेकिन हमेशा ये लगता है कि अब वो इतने बड़े हैं कि उनका डायरेक्ट कनेक्ट है अपने कार्यकर्ता के साथ, उनको किसी की जरूरत नहीं है किसी के थ्रू जाने की। जब वो दौर चला गया, लौटते हैं थोड़ा सा जहाँ पे थे हम लोग, लिमय साहब की बात कर रहे थे, वहाँ से बात अटक गई। लिमय साहब जो हैं वो आरएसएस के कुछ हैं, क्या हैं आपको भी नहीं पता और जानने की ज़रूरत भी नहीं है हमको। वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे आए थे, ये जो छात्र आए थे, ये देशद्रोही हैं और संविधान विरोधी हैं। वहीं से बात चली गई संविधान वाली। आरएसएस टच खो रहा है। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश भर में जेनजी से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, एक तरफ ये बात हो रहा है। आरएसएस टच खो रहा है क्या? मुझे एक चीज़ लगती है राजू भाई, जब हम जवान हो रहे थे तो कम्युनिस्ट होना फैशन था। फिर एक टाइम आया जब इन लोगों ने बना दिया कि संघी होना फैशन है। ये टाइम चला गया क्या? कब का बहुत चला जल्दी गया बीत गया। सर। और भागवत अगर जेनजी और जेन अल्फा से बात करना चाहते हैं तो भागवत साहब को ये समझना चाहिए कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, दैट्स द पॉइंट। या दूसरी बात, आप जिनसे बात करो वो आरएसएस के घरों के बच्चे जबरदस्ती जिनको पकड़ के लाएंगे आप, वो जो हमेशा शाखा में ABVP वाले, जाते हैं, हाँ, हाँ। वही वो जो कन्विंस एंड कन्वर्टेड होते हैं ना, जैसे फादर सुबह रविवार को उसी उन्हीं के सामने सरमन पड़ता है जो संडे को आते हैं। बिल्कुल। तो नया क्या किया आप? तो ये तो बचपन से कर रहे हो भागवत। ठीक बात तो है। अब वानप्रस्थाश्रम नाम की एक सांस्कृतिक चीज है जो हिंदू और सनातन संस्कृति में, अगर वो मानते हैं, मैं तो हिंदू और सनातन के ऊपर अलग से बात करता हूँ, लेकिन मानते हैं, तो वानप्रस्थाश्रम का आपका टाइम आ गया है। आप तो उनका तो संन्यास का आ रहा है, 75 के बाद तो संन्यास आश्रम होता है। आप मोदी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये हमारे वाले दिन कितने मजेदार थे ना, ऐसी बातें करना और साथ में जो भी आपको यानी पचन के लिए आसान हो वो खाना, इतना ही आपका कार्य बचा है बस। और क्या? आपने जो अच्छा बुरा करना था कर लिया, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आप तक पहुंचेंगे। अब आप ये जैन हल्फा से बात भागवत करेंगे, अरे ये वो तो भाषा भी नहीं है बात करने वाली। नहीं। और दूसरा वो प्रज्ञा, कुछ लोग होते हैं, देखिए नेहरू जी के आखिरी स्पीचेस हैं, वो भी आज के युवाओं को आपको अपील करती है। नेहरू महान इसलिए हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका चलता है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि आपके पास एक विजन होना बहुत जरूरी है, प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। तो वो बिल्कुल नहीं है। और आपको ये इन दोनों से छोटे हैं अमित शाह। अगर उनको सचमुच अगर किसी जैन अल्फा और जैन जी के सामने बिठाया जाए और उनको आज़ादी दी जाए बच्चों को कि इनको भी सवाल पूछिए और इनको भी जो बोलना है उल्टा बोल सकते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हिंदुस्तान का किसी भी कोने में अमित शाह जाए, 5वें या 10वें मिनट में उनको पसीने छूट जाएंगे। ठीक बात। इस तरह से गुस्सा है युवा। और इनकी जो दमन नीति है, इनको क्या लगा कि हम दमन करेंगे और जब तक जिंदगी है दमन चलता रहेगा, यानी जब तक बसंती नाचेगी तब तक वो बीरू जिंदा रहेगा, वैसे इनका लाइफ है, तब तक दमन इस देश पे चलता रहेगा। देखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया जब जगता है, उसकी अपनी जान वापस आ जाती है, तब वो किसी को नहीं रुकता। अरे इनसे कई गुना ज्यादा महान थी इंदिरा जी, बिल्कुल, हर तरह से। अरे वो भारत के, और इतनी बगावत, इतना अपराइजिंग भी नहीं हुआ था। साउथ तो पूरा इंदिरा जी के साथ ही था। 77 में भी। बिल्कुल। ये पूरा नॉर्थ टू साउथ और पूरा विश्व में अगर इतना अपराइजिंग आपके खिलाफ हो रहा है तो आपको डरने की वजह है, और आपको बहुत डरने की वजह है। सर, हमने बहुत पहले यानी 19 में जब इनके 303 थे, तब कहा था कि ये हम लोग आइसक्रीम खाएंगे आरएसएस के ऑफिस में। आज वो सपने जैसा नहीं लगता। आपको लगता है कि आइसक्रीम को कोई चॉइस है कि समोसे वमोसे का, तो करा देंगे। कॉफी का है। मुझे दूध से एलर्जी है तो कॉफी का है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, मुझे आरएसएस और दूध दोनों से एलर्जी है, तो कॉफी पिएंगे। तो आरएसएस से और दूध से मुझे भी एलर्जी है, क्योंकि मुझे लैक्टोज ग्लूकोज इंटॉलरेंट हूं। हाँ, तो फिर अपन दोनों कॉफी पिएंगे। नहीं, 3 साल बाद, मेरा एक और कहना है, 3 साल बाद आरएसएस का यूनिफॉर्म गणवेश सिर्फ म्यूजियम में दिखेगा।
वो भी फटा हुआ। कौन म्यूजियम में रखेगा? नहीं, म्यूजियम में रखते हैं ना सर, नाजियों अच्छा, के, हाँ, मुसोलिनी के लोगों के, कि ये यानी हॉल ऑफ हॉरर नाम की भी चीज होती है ना दुनिया में, तो अच्छा, हॉल ऑफ टेरर नाम की एक चीज होगी। देश की राजनीति पे थोड़ा और अलग तरीके से अंदर आते हैं। बंगाल में जो हुआ, ममता चुनाव हारी और ऐसा लगा कि उनकी पूरी पार्टी बिखर गई है। हालांकि अभी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, ये वापस आएंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि पार्टी बिखरी, ज़बरदस्त तरीके से बिखरी। कुछ और राज्यों में कहा जा रहा है, यूपी के बारे में, हालांकि यूपी के बारे में मेरा मानना है कि अखिलेश की पार्टी को बिखेरना इतना आसान काम नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन पैसे आपके पास है तो आप कर सकते हैं। तो एक तरफ ये कोशिश दिख रही है, वो तो समझ में आ रहा है। आपने और हमने वो दौर देखा है जब छोटी पार्टियों का, रीजनल पार्टियों का अपना एक जलवा हुआ करता था। जब बंगाल कह रहा हूँ तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि ठाकरे साहब की आप बात कर रहे थे, उनकी पार्टी के साथ भी यही हुआ है और भी कई जगहों पे हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि ये रीजनल पार्टीज का दौर खत्म हो रहा है? देखिए, रीजनल पार्टीज का दौर खत्म कर, क्योंकि बिहार में भी आरजेडी का हाल बहुत बुरा है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत बुरा है। एग्जैक्टली, लेकिन एस्पिरेशंस जो है जेन जी की, जो हमको दिख रहे हैं, वो अभी सत्ता के खिलाफ आपको दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में हैं। हाँ। और दमनकारी नीति वो अपना रहे हैं और वो दमन करने के पोजीशन में है। लेकिन ये जो यहाँ की जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, बाकी राजनीति, जो 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपया एक जगह एक हाथ से वो संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ से अपने पार्टी पॉलिटिक्स संभाल रहे हैं। क्या लोगों को ये मालूम नहीं है? देखिए, इस देश के 70% लोगों की परचेसिंग पावर 0 है, यानी करीब करीब 100 करोड़ लोगों की। तब आपको इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों की आपकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ये लोग? क्या जरूरत है? ये जेन जी, जेन अल्फा और सारे जवान और इवन हम लोग ये सोच ही देंगे, क्योंकि सर हम लोग वेलफेयर स्टेट बनने के चक्कर में निकले थे। बिल्कुल। हम, आपको तो मालूम होगा कि 1989 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो 2 ब्लॉक हुआ करते थे, एक कैपिटलिस्ट, एक अमेरिका का ब्लॉक, एक रशिया का। वो सोवियत का ब्लॉक जो था वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। हाँ, सोशल। तो हम लोग ये मानते थे हिंदुस्तान एक सोशलिस्ट और सेक्युलर सोशलिस्ट और वेलफेयर स्टेट बनेगा। हाँ। हमसे ज्यादा तो स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्रीज सोशलिस्ट बनी है ही, और क्या। और हम जिस एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, इतनी सारी सुविधाएं हैं और डेमोक्रेसी गजब का फंक्शन करती है। एग्जैक्टली। तो हमारा ये लक्ष्य है और ये बातें छुप कर नहीं रहती। अब नई पीढ़ी को सब मालूम है। एक किस्सा सुनाऊं, जब किस्सों की बात चली, नॉर्वे में गया हुआ था, वहाँ हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर प्रवीण झा, राइटर है हिंदी के, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे इंसान है, वहाँ लेबर पार्टी के मेंबर भी हैं वो। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कोई एक गाँव था, वहाँ तो बहुत दूर दराज, आप गई हैं, बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, तो जहाँ 2 या 3 फैमिलीज रहती थी, वहाँ बस आके जाए इसको लेके लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और संसद हिली और वो मुद्दा चेंज किया गया। इस तरह की कोई बात थी। यानी 2-3 लोग भी अगर सवाल उठाते हैं, लोकल अखबार जिसको पढ़ने वाले 500 लोग हैं वो भी सवाल उठाता है, उसको गंभीरता से लिया जाता है, वो डेमोक्रेसी है। सर, यूरोपियन देशों में एक व्यक्ति की मृत्यु या एक प्रेग्नेंट वुमन की मृत्यु की वजह से पूरी स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देती हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में मृत्यु होती है और डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री के निर्णय की वजह से होती है। तब भी स्वास्थ्य मंत्री के लिए मोहन भागवत एक मीटिंग ले लेते हैं। अरे यहाँ लोग कहते हैं क्या मेरे लिए मरा है क्या? हाँ, अरे मेरे लिए मरा है क्या? तो देखिए, जो महान, जो इस दशक के जो हमने कहा ना, हॉल ऑफ टेरर में लगेंगे जो लाइनें, उसमें से वो ऊपर लगेगा। हाँ, मेरे लिए मरा क्या? हाँ। लौटिए उस पर, वो जो बात हो रही थी रीजनल पार्टीज की जो बात हो रही थी। तो रीजनल पार्टीज की समस्या ये है सर कि 90s के बाद में वेलफेयर स्टेट का सपना गया, अब भूल गए लोग। ये लोग सारे सोशलिस्ट, ज़्यादातर लेफ्ट से सोच से आए थे। इन्होंने जिस तरह का पैसा राजनीति चलाने के लिए, इतना पैसा तो लगता ही नहीं था उससे पहले। यानी हम लोग तो कॉलेज में थे, लेकिन कॉलेज में मैंने देखा है कि इतना पैसा तो लगता नहीं था। कितने आम लोग चुन के आते थे, बिल्कुल, हाथ से और पार्टी पैसा देती थी। बिल्कुल। और ये नहीं कि कैपिटलिस्ट का उनमें हाथ नहीं था, कैपिटलिस्ट भी पैसा देते थे, लेकिन क्रोनिज्म नहीं आया था, डिसाइड नहीं करते, मोनोपोली नहीं आई थी, और हर एक के पास पैसे हुआ करते थे। तो ये जो इन्होंने किया, जैसे कि महाराष्ट्र में 2 फैमिलीज, और 2 फैमिलीज के पास इतनी अकुत संपत्ति कि पवार फैमिली और दूसरी ठाकरे फैमिली। हाँ, तो उनके पास जो संपत्ति है, वैसे ही उनकी जो
कदमों पर चलने वाले हर डिस्ट्रिक्ट में कोई कदम है, कोई पाटिल है, कोई महाडिक है, कोई ये है, तो उनके पीछे ही कार्य करता रहेंगे, क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर है। परचेसिंग पावर यानी वस्तु के बारे में नहीं, इंसान को परचेस कर सकते हो, तो उनके पास जो परचेसिंग पावर, तो फिर पार्टियों के टिकट चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो उन्हें ही मिलेंगे। तो उनके पैसे संभालने में, अभी देखिए अमित शाह इनको डरा सके, सिर्फ ईडी का नोटिस भेजा, क्योंकि इनके जो अकुत संपत्ति है वो सेशल्स में, मॉरिशस में, कोयले की खदान में, यहाँ वहाँ हर ये फ्यूडल लॉर्ड की संपत्ति वहाँ थी। बिल्कुल। तो ऐसी कुछ नहीं होती। देखिए कम्युनिस्ट कई नेता हैं जो साइकिल पे जाते हैं, बेचारे 2 ही विधायक होंगे महाराष्ट्र में, लेकिन वो 2 लोगों को कोई ईडी का नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, वो जीत भी जाते हैं। तो बात ये थी कि, और वो जल जंगल जमीन के मामले में मरते दम तक खड़े रहेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। ये रीजनल पार्टीज, आपको मैं अगर बोलूं तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है या पैराडॉक्सिकल है। हमारे और लोकतंत्र के बीच में जो दीवारें हैं उसमें ये रीजनल पार्टीज भी है, क्योंकि इनकी अकुत संपत्ति हमारे लिए तकलीफ है। और इनके पास नेशनल कोई विजन नहीं है ज्यादातर के पास। सर 40,000 करोड़ को आपको सुरक्षित रखना हो तो कोई नेशनल नहीं सर, आपकी इंटरनेशनल विजन बन जाती है, क्योंकि जिन जिन देशों में आपने पैसे छुपा के रखे हैं वहां पर आपका जाना आना रहता है। इनमें से मैं हर किसी को जानता हूं सर, इनके एक लंदन में बंगलो है, यूएस में बंगलो है, यूरोप में बंगलो है, और इतना ही नहीं सर, इन लोगों की ये रीजनल पार्टीज और ये छोटी पार्टियों के जो पैसे हैं, बड़े पार्टियों के तो है ही, उस पर हम आते हैं, लेकिन इनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में आजकल कोई यूपीएससी इसलिए नहीं देता कि देश की सेवा करनी, वो तो इंटरव्यू में बोलते हैं, लेकिन दहेज से शुरुआत होती है और आगे जाके एक हवालदार के घर में आपको 50 करोड़ से कम नहीं मिलते। ये पैसे हमारे हैं सर, और ये पीढ़ियों को मालूम है, जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और इनका किसान का अपना जीवन। नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में जो पहला गुस्सा था वो यही था ना कि नेताओं के बच्चों के जो इंस्टाग्राम पे जो रील आती थी, कोई यूएस में बैठ के रील बना रहा है, कोई लंदन में रील बना रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में रील बना रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई मुंबई में रील बना रहा है शानदार किसी 5 स्टार होटल में, और नेपाल का जो आम नागरिक है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है। शुरुआत तो इसी गुस्से से हुई थी। एग्जैक्टली। और दूसरा था कि दूसरा हमने एक उसका, यानी ये नेपाल का है, हिंदुस्तान का देखिए आज की तारीख में जो रीजनल पार्टी के नेता है, यानी नेता पुत्र, अभी वो नेता फर्स्ट, हाँ, ये भी है कि पहली पीढ़ी वाले फिर भी संघर्ष करके आए थे। हाँ, पहले पीढ़ी वाले संघर्ष ही करके आए, उसमें कोई शक नहीं कि बाद में पैसा कमाया। हाँ, बाद में पैसा कमाया। अरे मैंने किसी प्रोग्राम में अभी कहा है कि इवन बाला साहब का मैंने शुरू की जो तस्वीरें देखी है, मैंने देखी है उनकी फोटोग्राफ की किसी और, हाँ, उनके पिताजी तो फक्कड़ आदमी थे। अरे वो खुद थे फक्कड़। वो मातोश्री उनका जो घर था ना, उसके लिए वो वहाँ कोई आता था तो राज कर रहे थे, मुंबई पे राज तो तब भी था उनका, वो छोड़ने आते थे उसको, उनको ड्राइव करना नहीं आता था, वो टैक्सी काली पीली टैक्सी से जाते थे, बोलते टैक्सी मंगाओ, टैक्सी मंगाओ। अच्छा। सर पूरी शिवसेना में गाड़ी मनोहर जोशी के पास थी। अच्छा। खुद बाल ठाकरे के पास गाड़ी नहीं थी सर। अच्छा। ये होता है नेता, लोग क्यों जुड़ जाते हैं, लोग आपको जान कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार होते हैं? अपने जैसे, जब आप अपने जैसा आदमी है। एग्जैक्टली। वो सर उनका ना उनको टाइफाइड हुआ था 79 में कुछ, तब की मेरे पास एक तस्वीर है उनकी, मैंने संभाल कर रखी सर। वो एक बनियन में, जिसको देखिए कहीं कहीं होल होते हैं ना पुराने वाले, हाँ, जैसे हमारे पापा लोग पहनते थे। हाँ, बिल्कुल वैसे बनियन में बैठे हैं, एक बहुत निम्न मध्यम वर्गीय आदमी की तरह। उस वक्त भी उनका मुंबई पे राज था, और एसएम जोशी उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि उनको देखने आए हैं। उनकी बीमारी, यानी बहुत बीमार थे, यानी मरते मरते बच्चे वो। तो एसएम जोशी का आपको तो मालूम है हुलिया, वो तो कभी पैसे देखे नहीं। यहां तक कि मैं आपको बताता हूँ, शरद पवार साहब के गुरु थे, जो महाराष्ट्र के ओरिजिनल, हम लोग उनको सह्याद्री कहते थे। अच्छा। यशवंतराव चव्हाण साहब, जो नेहरू के करीबी थे, और नेहरू गुजरे जब नेहरू का अंत हुआ, यानी स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे वो तो, स्वतंत्रता संग्राम के अब एक बहुत बड़े नेता थे, और वो यूएस में थे। तो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको अपना प्लेन दिया था नेहरू की अंत्य यात्रा में पहुंचने के लिए। तब वो रक्षा मंत्री थे। हाँ। तो सर वो उनके आखिरी दिनों की किताबें हैं,
हाँ, उनकी खुद की लिखी हुई है और दूसरों ने। सर एकदम शांत और कुछ भी नहीं था, और उनके बैंक में कुछ कुल 116 रुपये थे। उन्होंने अपनी पत्नी को जो खत लिखे हैं ना, वो जब मंत्री थे और जब मुख्यमंत्री की रेस में करीब करीब जा ही चुके थे, तब उन्होंने वेणुताई उनकी वाइफ को खत लिखा है, मुझे अभी भी याद है। कोई नाना जी है उनके, मैं रोज भूख लगती है दोपहर में मंत्रालय जाने से पहले, तो नाना जी तो घर पे बुलाते हैं, लेकिन मुझे संकोच होता है कि रोज कैसे उनको दिखाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है और उनके घर जाकर खाना खाऊं, तो मैं नहीं खाता फिर। और इतना, यानी आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो महाराष्ट्र के हर घर में वो देवता समान माने जाते हैं। ऐसे ही कोई भगवान नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल, वो भरोसा अलग तरीके से आता है। मुलायम सिंह जी की कहानियां हैं ऐसी, साइकिल से चलते हुए हमने देखा है उनको। लालू जी की तो है ही कहानी। सर कांशीराम जी की कहानी है, सबकी कहानी है। जो इसीलिए मैंने कहा, जो पिछली पीढ़ी थी वो तो बहुत संघर्ष करके आई थी और इसीलिए उनके पीछे लाखों लोग थे। लेकिन अब रीजनल पार्टीज बिखरती हुई बहुत साफ दिखाई दे रही हैं, वो कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। और एक आध अखिलेश जी को मैं जानता हूँ, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे वो मेहनत, वो सारा कुछ नहीं दिखता है। सर इसमें मुझे समस्या क्या दिख रही है कि जातीय समीकरण जो है, हाँ, इस पर मैं बात उसकी वजह से कुछ रीजनल पार्टीज के नेताओं का अस्तित्व अभी भी बचा हुआ है। हाँ। वरना ये जो दौर था 12 साल का मोदी शाह का, हाँ। जो भयंकर दमनकारी और फैसिस्ट था, इसमें ये बहुत बड़ा संघर्ष नहीं कर सके। इसकी सबसे अहम वजह 40,000 उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। 40,000 करोड़ आपने फिक्स कर दिया, ज्यादा हो सकते हैं। 40,000 करोड़ में एक वही मैं कह रहा हूँ कि सर 40,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। हमारी औकात वही सोच पाने सर की है। मैं गलत हूँ सर। यार, जिन्होंने करोड़ नहीं देखा उनके लिए 40,000 करोड़ सोचना बहुत है। सर जो क्रोनीज आज पनपे हैं हमारे सामने, क्रोनीज जो कोई सीमा नहीं है, बने हैं, कोई सीमा उसकी वजह इन सारों ने अपने पैसे उनके यहाँ रखे। देखिए आखिर पैसे रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए पार्क ना, करना कहते हैं तो उसको। हर दो क्रोनीज जो हैं वो, आप ये मत समझिए कि सिर्फ मोदी शाह के क्रोनी है, वो बचे ही इसलिए हैं क्योंकि हर एक का पेच वहां फंसा है, पार्क होता है वहां पैसा। और हम लोग अब देख रहे हैं कि आरएसएस वाले मुगल बादशाहों को, अकबर से लेकर औरंगजेब को गाली देते हैं। बेचारा औरंगजेब को मालूम भी नहीं था शेल कंपनी कैसे बनाते हैं, और साला 25% जीडीपी था, इतना बड़ा बादशाह था, मॉरिशस, ये वो। आखिर औरंगजेब का भी वही होना था जो इनका होना है, यानी सब अपनी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने कभी किया नहीं कि यहाँ का पैसा कहीं भेज दिया। उसने तो बेचारा ने अपनी कबर भी बड़ी सादी सी बनवाई थी। मैं आपके महाराष्ट्र में है, मैं देखने गया उसको। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी औरंगाबाद जाता हूँ, जिसको अभी ये लोग संभाजी नगर कहते हैं, तो दौलताबाद में जाकर उनकी कबर देखता हूँ, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने, इनको ये भी मालूम नहीं आरएसएस वालों को और वो बीजेपी के नेताओं को, वो बोलते कि ये कांग्रेस ने कबर बना, नहीं, उसका जो थोड़ा रिनोवेशन है वो 1923 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था जी। और वो इतनी सिंपल है सर कि वो नहीं चाहता था कि मेरा कुछ बचे। और जो इतना अवेकंड आदमी है ना, वही कर सोच सकता है। वो उसकी बाकी वो मध्य युग में था और वो सब कर रहे थे, कौन नहीं कर रहा था। लेकिन कोई अवेकन आदमी नहीं होना, तो स्टेडियम को पटेल साहब का नाम अपनी जिंदगी में मिटाकर अपना नाम दे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बड़ी बड़ी जो मूर्तियां जो हवा से गिर जाती हैं, इतना पैसा वही खर्च कर रहे हैं। वो भी बहुत आम जिंदगी जीते थे। उनका इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि बहुत साधारण जिंदगी जीते थे वो। सर साधारण, उनके पास कौन सा दिखावा था? सर उनके पास 50 साल की आयु, हाँ, उसमें हमारी आपकी आयु पहुंचते पहुंचते बेचारे मर गए थे। आधा टाइम तो घोड़े पे रहे, बिल्कुल बीमार हुए जब गए। उनके पूरी जीवन में उनकी जो खत है, ये सब, उनके ऐशो आराम का कोई साधन जिक्र ही नहीं है, कोई साधन। जो भी बनाया ना उन्होंने, और एक मजेदार बात बताता हूँ, फोर्ट्स बनाए, क्योंकि स्वराज्य की रक्षा के लिए वो फोर्ट्स यानी किले 360 करीब समुंदर, ये वो इतनी छोटी उम्र में इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे बनाए होंगे? सर वो समुंदर में भी आज भी खड़े हैं। बिल्कुल। और मोदी ने 12 साल में जब बनाया, आज भी मुझे चढ़ने को डर लगता है, क्योंकि गाड़ी जाए और गिर जाए वहीं पे। मुंबई गया, साल के अंदर नहीं गिरा तो गारंटी है। मुंबई गया था मैं, जिस हाईवे से गया, खंडाला वाला पुणे वाली हाईवे से लौट के आया, पता चला कि वो उस पे हो गया था सब। वही वाली रोड तो थी ना जिस पे हुआ था। 4 महीने पहले आप शोर मचा रहे थे, अब हो गया वो। तो खैर, करप्शन तो मुझे लगता है राजू भाई कि जितना इस सरकार में है, शायद न पहले था ना आगे कोई कर पाएगा। सर करप्शन नहीं है, हाँ, इस
सरकार ने देश को बेच दिया। अरे आप इससे पहले वाली सरकारें करप्ट थी। देश पर तो आऊंगा सर, ये मंदिर वाली बात आप देखिए करप्शन में किस लेवल पे कह रहा हूं कि बता रहा है बंदा कि 3 गुने दाम पे मंदिर बना है, जितने में बन सकता था उसके 3 गुने में बना है, हर चीज में लूट हुई है। सर रायपुर में अटल जी का तांबे का वो मिट्टी का बना हुआ है, सीमेंट का। वो पहले बार 1 नवंबर 2025 को मोदी के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ, पहली बारिश में उसका तांबा चला गया और अंदर का लोहा आ गया। तो ये करप्शन है। देश बेचने पर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये करप्शन है, मतलब इस लेवल की लूट नहीं देखी है मैंने। लूट होती थी सर, अपनों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारे एक रिश्तेदार हैं, ठेकेदार, आप तो नहीं करते हैं ठेका, वो कहते थे कि देखो परसेंटेज हमेशा चलता था, लेकिन 100 रुपए में से 70 रुपए हम खर्च करते थे, 30 रुपए जो था वो हमारी इनकम और करप्शन वगैरह में जाता था। और भाऊ आते हैं हमारे चैनल पे, जब पिछली बार लगा चुनाव के पहले आए थे, तो वो हमेशा भाऊ समझ रहे हैं ना, अशोक वानखेड़े। तो अशोक वानखेड़े बता रहे थे कि वो वहाँ पे आपके महाराष्ट्र में सरकार को कहा जाता है कि वो टेम्पो ऑटो वाला 3 पहिए वाली सरकार है और सबको चाहिए अलग अलग कमीशन, और दिल्ली अलग कमीशन जाता है। तो अब जब इस लेवल पे लूट होगी तो क्या बचेगा? अभी अदानी अंबानी पर तो आएंगे हम। नहीं, वो तो बहुत दूर की बात सर। इनका कमीशन ये पहले ले लेती है ये सरकार, और बाद में बनाने के लिए देती है। तो इनको बनाने में कोई रुचि नहीं है। आपको ये आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में जितने सारे प्रोजेक्ट्स बने, वो प्रोजेक्ट्स बनाने में सरकार को रुचि सिर्फ इसलिए है कि उसमें बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा कमीशन, बड़ा कमीशन हाँ, बिल्कुल, और वो पहले ले लेते हैं। अब वो पहले वाला कमीशन तीनों में बटेगा, तो समझ लीजिए आप 20-20-20 70% कमीशन तीनों में बटेगा, तो बेचारा 30 रुपए में क्या बनाएगा और क्या खाएगा? खुद भी तो कुछ खाएगा। 10% उसको भी चाहिए। वही। इतना बांटने के बाद 10% तो चाहिए उसको। वो फिर पीएम केयर को भी देना है, नहीं तो ईडी का रेड हो जाएगा। तो बताइए। अच्छा, मुंबई में एक अभी आएंगे, अडानी अंबानी पे चलेंगे, भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मुंबई में बीच में गुजराती मराठी वाला चला था, और ये जब भी होता है तो मेरे जैसे आदमी का दिल बहुत दुखता है, क्योंकि मैं तो अपने शहर में कितना रहा, बाहर ही रहा, मैं गुजरात में रहा, दिल्ली में हूँ, महाराष्ट्र में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, महाराष्ट्र में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, नागपुर से मेरी मतलब जो नौकरी वाला करियर था उसकी शुरुआत हुई थी। भाषा को लेके महाराष्ट्र में ये हुआ कि कई लोगों की इसलिए पिटाई हुई क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं सीखी। हालांकि मेरा अपना टेक है कि अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल किसी भी दुनिया के स्टेट में रहते हो तो वहाँ की भाषा आपको आ जानी चाहिए, नहीं सीख रहे हो, लेकिन ठीक है जो भी है। ये सारा कुछ जो नया तो नहीं है, क्योंकि बाला साहब के ज़माने में भी मद्रासियों के खिलाफ चला और बाकी सब चला, नया तो नहीं है। लेकिन ये केवल अगर महाराष्ट्र में होता तो मैं चिंतित होता कम। कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, सिख खालिस्तानी हो गए हैं, मुसलमान तो खैर पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं ही। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आज भी अलग अलग, कुकी अलग और नगा अलग। नगा के शहर में कुकी नहीं जा सकता, कुकी के शहर में नगा नहीं जा सकता। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, संदीप पांडे जी वहाँ थे, उन्होंने बताया कि आर्मी का चौक है, आर्मी का चेक है, पुलिस का चेक है, और उसके बाद नगा चेक है या कुकी चेक है, जिसका भी इलाका है उसका चेक है, तब आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये जो इंटरनल बंटवारा बहुत ज़्यादा हुआ है, आप ये इस बात को आप मानते हैं कि अगर आप एक बंटवारा करेंगे तो बाकी बंटवारे होते चले जाएंगे, या महाराष्ट्र में कोई और मामला है? इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं एक बात मोटा मोटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। मैं चाहूंगा महाराष्ट्र के संदर्भ में भी वो भी बताता हूँ कि इतने बड़े देश को 1.5 पॉपुलेशन वाइज, साइज वाइज पॉपुलेशन वाइज और इतनी डाइवर्सिटी है, बिल्कुल, इसको डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, तो अब मुझे नहीं लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को अगर टालकर आपने सेंट्रलाइज किया तो इसका बाल्कनाइजेशन होगा। ये जो गुस्सा है, बाल्कनाइजेशन का मतलब बहुत साफ बता दो कि जिस तरह से बाल्कन कंट्रियां अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। हाँ, क्योंकि देखिए हम टर्म सिर्फ एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली इसकी वजह यह है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप हैंडल ही नहीं कर सकते इतनी बड़ी एरिया और पॉपुलेशन। बिल्कुल। तो जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना अच्छी तरह से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ग्राम स्वराज की कल्पना जो गांधी जी ने उस वक्त जो जैसे इजराइल पे जो गांधी जी ने कहा था, आज भी वो समकालीन लगता है। राजीव गांधी ने भी पंचायती राज यही सोच के शुरू किया था। एग्जैक्टली। तो राजीव गांधी ने बहुत सारी नवोदय विद्यालय, इतनी सारी चीजें की। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की जिनको परेशान होते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होता है ना तो आपको पैसा कम खाने को मिलता है, डिसेंट्रलाइज होता है तो आपकी दादागिरी कम होती है, डिसेंट्रलाइज होता है तो अरे मैं यहाँ से बाहर निकला तो मेरा एरिया नहीं है, वो वाली बात। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी, यानी ये जो बाबू लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है ना सर, तो लखनऊ का नया लखनऊ नहीं बना सकते आप,
है ना, हर आपका गांव है देवरिया, तो अब एक दिन आएगा जब नया देवरिया बनेगा, उसमें बाबू लोग अपने अपने मकान एक 5 स्टार तरीके से बनाएंगे, फिर वहां पर सारे बनिया और व्यापारी आ जाएंगे और पत्रकारों को कुछ भीख में थोड़े बहुत दी जाएंगे, मकान जो चाटुकार है पूरी तरह से 2 BHK 3 हाँ, BHK 2 BHK 3 BHK, और एक वो नया ही बस्ती बनेगी। ऐसा कर करके आप जल जंगल जमीन का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया, आपने आदिवासियों के हक छीने, आपको हर तबका जो है इस देश का, ज्यादातर गरीब, वो आपकी अय्याशी का कॉम्पिटिटर लगता है और आपको पूरी तरह से उसका शोषण करने का आपको अधिकार चाहिए। जैसे मिल के मालिक को लगता है कि एक मजदूर अगर आधा घंटा कम काम करेगा तो हमारा प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। अरे नारायण मूर्ति तो बोल चुका है, बोल चुका, उसको 16 घंटे काम चाहिए। हाँ। और फ्रांस की सरकार ने कहा हिंदुस्तान नहीं है, इतना काम कराओ, इतना मुआवजा दो। नहीं, और वो खुद विदेश में गड़बड़ किए हुए पकड़े जाते हैं। वो तो खैर ये बात है। महाराष्ट्र की, जो मैं गुजराती लोगों की बात करता हूँ, गुजरातियों से महाराष्ट्र का अब ये इस दौर में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। हालांकि गुजरात में खुद गुजराती भुक्तभोगी है। हम मयूर जानी के साथ जब एपिसोड करते हैं तो वो कहते हैं राजू भाई आप तो 12 साल में तंग आ गए, हम तो 25 साल से झेल रहे हैं। हेमंत शाह भी यही कहते हैं। तो गुजरातियों का अलग नहीं। और मैं खुद गुजरात में केसेस के मामले में जाता रहता हूँ, मैंने नौकरी की है गुजरात में। तो वो लोग देखो बहुत जैसे कि, और गुजरात, बस प्रॉब्लम कहाँ हुई, जिस गुजरात को हम सारा भाई जी के अपना गांधी जी के और वल्लभ भाई के नाम से जानते थे, उनको मोदी शाह के नाम से जानने लगे, तब से लोगों में गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या है मैं आपको बताऊं। तो गुजराती बहुत प्यारे लोग होते हैं, मैंने तो वहां नौकरी की है, बहुत प्यारे लोग होते लेकिन हैं। समस्या क्या होगी, आपको कई बार हैप्पी गो लकी टाइप झुंड में प्रॉब्लम हो जाती है। वही मुंबई में जो गुजरातीज हैं उनमें से कुछ 20% 30% ऐसे हैं जिन्हें वास्तविकता का और इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो उन्हें लगा कि ये अमर है मोदी शाह युग, और ये जो बिल्डर्स है अपने, वो सारे बिल्डर्स अब हमें सारा मुंबई और महाराष्ट्र अपने आप हमारे नाम ही कर देंगे। तो उनकी जो दादागिरी, और वो यहाँ नहीं दिख रही है, हर जगह आप दुनिया में कहीं भी जाओ वहां गरबा खेलना शुरू कर देते हैं, और इससे बदनामी होती है हिंदुस्तान की, गुजरात की। तो ये सब जो उनकी एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी है, अब स्थानिक लोग तो गुस्सा हो जाएंगे। बिल्कुल। किसी भी, यानी आप समझिए कि गुजरात में बिहारियों को क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक बात है। तो वो क्यों दी जाती है, वो तो बेचारे मजदूर है, इसीलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि गुजरातियों के पास पैसे हैं, स्पेशली गुजराती जैनों के पास, और वो टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हैं। आप समझिए कि मुंबई की जो टोपोग्राफी है और मुंबई जो है शहर, वो बेसिकली मछुआरों का है। बिल्कुल। तो ये लोग पहले मछुआरों को बाहर, क्योंकि मैं शाकाहारी मांसाहारी का करके, आप टावर बनाओगे, उसमें एक जैन टेम्पल बनाओगे और उसमें किसी महाराष्ट्रियंस को आप अलाउ ही नहीं करोगे, और मराठी लोग गंदे हैं, भिखारी है। देखिए, महाराष्ट्रियन जो कल्चर है, वो कल्चर में हर कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल एक कल्चर में है कि इनहेरेंट हमारे इसमें कि पैसे से ज्यादा पर्पस ऑफ लाइफ को हम इम्पोर्टेंट, हमेशा ये मैंने देखा है। मैं लगातार यात्रा करता रहा हूँ महाराष्ट्र की, ये मैंने देखा है। कवि, नाटककार, मतलब हिंदुस्तान का मेरा अनुभव ये है, साउथ का तो मुझे बहुत नहीं पता है, इसलिए साउथ के लोग माफ़ करेंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कलाकार, लेखक, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, इसमें तो बात कर सकते हैं। उर्मिला मातोंडकर आप जानते हैं, बड़ी हीरोइन है, उनके फादर को भी आप लोग जानते हैं, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई क्या परिचय देगा। अच्छा, मैं उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, तो मैंने उनको बस ऐसे ही बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। ये बात होगी 4-5 साल पुरानी। उस समय शिवसेना की वो थी, वो कुछ क्या कहते हैं, महागठबंधन सरकार नहीं, आपके यहाँ MLA के बाद जो आपके यहाँ होता है, कांग्रेस से चुनाव हार के शिवसेना में चली गई थी। लेकिन MLC बनने की चक्कर में थी, लेकिन हुई नहीं वो, क्योंकि वो भागवत कोश्यारी ने चीट किया। अच्छा, जो भी था, तो उस समय मैं गया हुआ था, तो मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई आइएगा तो मिलिएगा। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि बड़े लोग, बिजी लोग कह देते हैं, मैं दोबारा उनसे नहीं कहता हूँ कि भैया ठीक है, मुंह देखने के लिए कह दिया होगा, मिलिएगा, ज़बरदस्ती कौन जाएगा। मैं मुंबई गया तो उनके बंदे का मैसेज आया, जो उनका सेक्रेटरी वगैरह होगा, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि आ गए आप मुंबई, क्योंकि मैंने डेट बताई थी। मैंने कहा मैं आ गया। तो बोले आप कल इतने बजे मैडम से मिलने आ सकते हैं, मैडम मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा।
मैं गया, बाकी सब तो जो उन्होंने किया वो तो बहुत ही शानदार था, वो बहुत ही शानदार महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सम्मान दिया। जब मैं जाने का टाइम मेरा हुआ, जब मैंने कहा कि अब बस आप अपना काम कीजिए, मैं निकलता हूँ, तो वो बाहर तक आई और अपने सेक्रेटरी से मराठी में उन्होंने कहा कि बड़े लेखक हैं, गाड़ी तक छोड़ के आओ। मुंबई में मेरे पास कहाँ गाड़ी थी, मैं तो ऑटो से गया था। बट ये वाला जो डायलॉग था कि बड़े लेखक है, छोड़ के आओ, इससे आपका कल्चर पता चलता है। दिल्ली में कोई नहीं कहेगा बड़े राइटर है, अरुंधति के लिए कोई कह दे, एक आध लोगों के लिए कह दे, कोई किसी के लिए नहीं कहेगा। तो महाराष्ट्र में मैंने ये देखा, चूंकि मराठी मेरा अनुवाद भी हुआ है, कि कला को और लेखक को सम्मान जो वहाँ मिलता है कहीं नहीं मिल सकता। नहीं, और अभी के गुजरात में तो बिल्कुल नहीं। गुजरात में तो मैं जानता हूँ गुजरात बताता हूँ कि गुजरात का पतन जो है, वैचारिक पतन, यही एक वजह है जिन उनके प्रति हेट्रेड जो पूरे विश्व में फैल गया, हिंदुस्तान में तो फैल ही गया, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सत्ता जाने के बाद उनको उसको भुगतना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ना भुगतना पड़े, बिल्कुल, क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ और मैं नहीं चाहता कि गांधी जी हमेशा ये मानते हैं। और गुजरात में मैं सबके बावजूद कहूंगा कि अभी भी 50% से ज्यादा लोग बहुत ही शानदार लोग हैं, बहुत ही प्यारे। हाँ, 90% होंगे जो बहुत ही प्यारे लोग हैं। बस मीठा ना खिलाए, क्योंकि हर जगह जाते मीठा बहुत खिलाते हैं। हाँ, आप अगली बार जाना तो उस तरफ जाना, क्या कहते हैं, सौराष्ट्र में जाना और सूरत में जाना, और उधियू खाना, उसमें बिल्कुल मीठा नहीं होता है जी। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उनके जो रोल मॉडल है ना, गुजरातियों के रोल मॉडल कौन हुआ करते थे? पटेल साहब। गांधी तो सबका रोल मॉडल था हिंदुस्तान का, तो ऑब्वियसली गुजरात। ये जो दो ए जो है वो 4 ए नहीं, 2 तो दमन से है, लेकिन 2 ए जो है बिजनेसमैन कहते हैं उनको, लेकिन क्रोनी है। तो वो उनके रोल मॉडल बन गए। उन्हें लगा कि ये ऐसा गुजराती का मतलब, उस पे गीत बनाए गए, लोकगीत आपका बहुत सारा कल्चर दिखाते हैं। तो आपको याद होगा कि वो अनन अंबानी की शादी में वो गीत गाया भी गया था। अच्छा। अंबानी भी गुजराती, अडानी भी गुजराती है, अच्छा, वो सब। हाँ। सर, गीत उनके गाए जाते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, और अपनी मानवता के लिए अपनी जान तक देते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं। लोकगीतों में अक्सर उनके नाम आते हैं जो संत है या फिर। तो ये जो कल्चर उनमें पनपा ना, उससे कई लोगों को एक्चुअली नफरत गलत है, लेकिन वो लोगों को चिढ़ पैदा, हाँ, बिल्कुल होगी। और वो चिढ़ महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी ही भूमि में वहीं पे आकर आपको रोज टीज करेंगे, रोज आपको शाकाहार सिखाएंगे, खासतौर पर मुंबई में। और बहुत ज्यादा है। और वो गुस्सा है ना, जब फूटेगा तो वो किसी के, जैसे कि ये आंदोलन जैसे फूटा ना, जब किसी के काबू में नहीं रहा, तो वो गुस्सा भी किसी के काबू में नहीं रहा। कोई एक नेता नहीं है जो उसको कंट्रोल। महाराष्ट्र में तो हर इलाके का अलग नॉनवेज है, सब शानदार है। मैं तो खाया, घूम के खाया मैंने। और सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ, ये सत्ता में और एक मजेदार बात हुई। रोहित शर्मा को पूछो या किसी भी एथलीट को पूछो या किसी को भी पूछो जो मसल बनाते हैं, आपके पसंदीदा फूड क्या है? दाल चावल। अरे झूठ बोलो मत यार। तुम दाल चावल नहीं खाते हो। दाल चावल को इतना रिस्पेक्ट से बात मत करो। दाल चावल मुझे पसंद है, लेकिन कभी कभार दाल चावल पसंद है, सबको पसंद। दाल चावल आपको किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं, हमारा स्टेपल फूड है वो बेसिकली, और क्या है, मिनरल नहीं देती। आप गुमराह करके बहुजनों के बच्चों को माल। देखिए, भारत एकमात्र देश है जिसकी इंच में हाइट कम हो रही है बच्चों की। हाँ, चाइना की बढ़ रही है। हाँ, और ये हाइट जो कम हो रही है, इसकी वजह शाकाहार का नाटक है। और ये मोदी शाह के उसमें शाकाहारी कौन सा दे पा रहे हो ढंग का यार? बच्चों को स्कूल में जो दे रहे हो ढंग का शाकाहार भी नहीं है। मैं खिलाओ, सब्जी खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, कुछ तो मिलेगा थोड़ा बहुत किसी में। इस पे सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं था, या फिर कांग्रेस के टाइम में बहुत ही मुसलमानों के लिए नंदनवन था, ऐसे भी कुछ नहीं है। वहाँ भी कांग्रेस गरीब पार्टी है जिसके नेता बहुत अमीर है। हाँ, लेकिन कांग्रेस में और बाकी पार्टियां और ये बीजेपी आरएसएस में एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो यानी पूरा ध्रुवीकरण करता है पूरे देश का। मैं आपको बताता हूँ, ये बाकी जो पार्टियां हैं वो भ्रष्ट हो, थोड़ा कैश वैश का डील करती हो, थोड़ा लूज भी है, लेकिन लोगों को सफोकेट नहीं करती। एक दूसरी बात, अपनी जिंदगी जीने देती है, अपनी जिंदगी जो खाना है खाओ, जो पहना है वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो फैसिलिटेटर रहती है। यस, यानी मैं जीत के आया, आपका क्या है, आधार कार्ड का करो रे, इसका जो भी है कागज वागज, ये वो सब
लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सब संभालो, आपका टर्म पूरा हो, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करो, निकल जाओ। दो के बीच में लड़ाई हो गई, 2 थप्पड़ इसको लगाओ, 1 थप्पड़ इसको लगाओ और बराबर करो मामला। आरएसएस बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन वो चुन के आए उस दिन से उन्होंने खाने का क्या, किसके साथ प्यार करो, पहनो क्या, किसके साथ प्यार ना करो, कौन से बगीचे में प्यार करो, बगीचे में बैठे हो तो शादीशुदा हो या नहीं शादीशुदा हो, कपड़े कैसे पहनो, बिंदी लगाओ या नहीं, हिजाब करो या नहीं, नमाज पढ़ो या नहीं। अरे आप हर आपके जीवन के पर्सनल बात, नवरात्र में नॉनवेज खाओ कि नहीं, बंगाली को सिखा रहे हैं कि नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाओ। नहीं, आप, मैं बोलूं ये नॉनवेज वाली बात जो है, तो रामायण से लेके हर जो ग्रंथ है ओरिजिनल, मैं चाहता हूं कि नागपुर के कार्यालय में इनके बड़ी आवाज में पढ़ूं। और दूसरा जो कल्चर में है ना, वो आप नहीं हटा सकते, कुछ चीजें कल्चर में होती हैं। आप बताइए, जो कोस्टल इलाका है वो अगर प्राण नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, काम ही नहीं चलेगा उनका। सर गुजरात भी एक नॉन वेजिटेरियन ही स्टेट था, वो जैनिज्म की प्रभाव में आकर वो वेजिटेरियन होने की चक्कर में पड़ा, क्योंकि डोमिनेंस जो है, तो डोमिनेंट, देखिए अगर कोई डोमिनेंट और पावरफुल और अधिकारी बन जाता है तो उसके जैसा आप, जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस है, यहाँ 10-12 लोग काम करते हैं, मैं नियम बना दूं कि भाई नॉनवेज लेके नहीं आना है, तो नहीं आएगा टेबल पे नॉनवेज। एग्जैक्टली यही होता है जो आप कह रहे हो। सर मुंबई में ऐसे गुजराती प्रोफेशनल्स है, उनके ऑफिस में ऐसे नियम बनाए हैं। हाँ, उनकी स्टाफ को इतनी दिक्कत होती है क्योंकि उनका 99% फूड, आप दूसरे की आज़ादी पे हमला कर रहे हो, ये नहीं समझ, आप उनका जीवन नहीं खरीदा है, आपकी सर्विस खरीदी, उनको पगार देते हो, तनख्वाह देते हो, वो सर्विस के लिए देते हो, आप उनको खरीद लिया क्या, गुलाम बनाया है आपने। तो ये जो बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी इसके बाद ये यहाँ पर सत्ता से जाने के बाद फिर से कभी नहीं आएगी। मराठियों का मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ, बहुत मज़ेदार। हमारे ऑफिसर थे राजुलकर साहब, मैं नडियाद में पोस्टेड था, तो राजुलकर साहब हमारे ऑफिसर थे, मेरी बड़ी अच्छी उनसे पड़ती थी। तो एक बार किसी गांव में मैं सर्वे करने के लिए गया, पास में ही गांव था, तो गाड़ी से गया वो था, और वहाँ गया तो वहाँ के जो लोग थे उनका नाम कैसा था, रवि खान थे, फला खान, इस तरह के नाम थे, आधे हिंदू आधे मुसलमान। तो पता चला कि वो लोग छत्री कभी रहे होंगे, कन्वर्ट करके, ये सब बातें होती रहीं। उसके बाद उनमें से एक ने कहा कि हमारे पास तो देशी मुर्गा है, लेकिन आप तो ब्राह्मण हो, खाते नहीं होंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, हमारे यहाँ तो खाया जाता है। तो जब बनने लगा तो मैंने राजुलकर साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा साहब आज तो गुरुवार है, वरना आप आ जाते यहाँ पे, बढ़िया नॉनवेज बन रहा है। तो बोले हाँ यार है। तो आधे घंटे बाद कॉल आता, जरा गाड़ी भेज दो। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले मैं सोच रहा हूँ कल का व्रत रख लूंगा, भगवान कौन सा नाराज हो जाएगा, देसी मुर्गा कौन छोड़ता है। तो ये मेरा पहला अनुभव था उनके साथ। और सर मैं अपना एक बताता हूँ, मैं अब क्या मानता हूँ कि अगर कोई शक्ति है इस दुनिया में तो इतनी विराट होगी कि मेरे वेज खाने से या नॉन वेज खाने से, 11 रुपए के चढ़ावा चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे वश हो जाएगी, या मुझे मैं उसको खुश कर लूंगा। यार मेरे पार्टी का वो पार्षद है क्या जिसको मैं इस तरह से कुछ कर रहा हूँ, या मेरे ऑफिस का बॉस है? हाँ, तो ये हो नहीं सकता सर। तो भगवान को आप मानते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, भगवान आपको मानता है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब तक भगवान आपको नहीं मानता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं इतना आस्थावान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उस दिन नितिन नवीन के जो प्रोसेशन था उसमें हनुमान जी को नचाया, तब मैं एक बुरा लगा। मैं बोला, उसमें एपिसोड एक किया मैंने, वो बुशरा जी के साथ एपिसोड किया था, उसमें बोला इन्होंने हनुमान जी को नचाया, अब हनुमान जी इनको नचाएंगे तो आंख से खून आएगा, तो बाकी और नचा दिया। सर 3 दिन में आंदोलन शुरू हुआ, अब वो जाएंगे सर। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने और एक गलती की, वो बोला वो हनुमान जी नहीं थे, वो अंगद थे। मैं बोला आप हनुमान जी और अंगद दोनों मिलके इनको अंगद क्या कोई मतलब नौकर थे या इनके? अंगद इनके नौकर थे क्या? अंगद राजदूत बन के, रामदूत बन के? अरे अंगद रावण से भी नहीं, तो वही कह रहे, क्या बोल रहे हैं, रामदूत बन के वो गए हुए थे, पैर नहीं हिला पाया। मतलब सर ऐसे पैदल लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनकी कोई बुद्धि नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप मोहन भागवत को जैन जी, जैन अल्फा वगैरह से बात करने से पहले एक कहिए, एक अच्छी कविता सुनाइए भाई साहब, आपकी पसंद की। आप नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वही याद है, वही याद है, वो टेररिस्ट गीत है, तो वही उनको याद है। सर आपको मैं उनको बताइए कि एक ऐसी कविता सुनाइए जो आपकी इतना, आप बूढ़े हो गए, आप बुढ़ापा इतना बड़ा हो गया, यानी बढ़ गया है आपका, कि आप नौशाद साहब से भी ज्यादा उम्र होगी। हम लोग कॉलेज टाइम में नौशाद साहब के बारे में पूछते, क्या नौशाद साहब है या नहीं है रे? तो नौशाद साहब हमारा एक पैरामीटर था कि नौशाद बूढ़े ऐसे होते हैं, ऐसे बूढ़े। तो अब
आप एक इतना टाइम में हम लोग तो एक हंगल साहब को कहते थे। सर एक 4 लाइनें सुनाई हाँ। हैं कि कोई भी कविता दुष्यंत कुमार जी, आप किसी भी मराठी में सुनिए, चल नारायण सुरवई साहब की। सर मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ कि मोदी की मातृभाषा गुजराती है, शाह की मातृभाषा गुजराती में कविताएं बहुत अच्छी हैं। मैंने तो अनुवाद किया गुजराती से। मैं नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ, गुजराती कविता आप सुनाइए, भागवत तुम मराठी सुनाओ, और जो लिमिया आए थे वो मराठी सुनाओ, और जो हिंदी है सर आपको पता है 1990s में कभी मैं 1.5 साल नागपुर में रहा हूँ। वो मैं एक एजेंसी का, एक इंटरनेशनल एजेंसीज का मैं फेलो कंसल्टेंट था, मुझे फेलोशिप थी। तो मेरा सेंट्रल इंडिया का जो ऑफिस, हेड ऑफिस वहाँ होगा। हाँ। मैं तब ये आरएसएस के ऑफिस को ऐसा तामझाम कोई खतरा वतरा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही तो हिंदू को खतरा ही नहीं था। हिंदू को खतरा नहीं था। हाँ, हिंदू को खतरा हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद हिंदू खतरा, अब हनुमान राम सबको खतरा हो गया। आप देख ही रहे। बिल्कुल। तो इसमें एक छोटी सब टेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि सर वैसे एक बहुत मजेदार बात आपने की है, सो कीजिएगा कि कांग्रेस का शासन रहा, आरएसएस थी, आरएसएस के सारे सरसंघ चालक रहे, किसी के ऊपर एक पत्थर नहीं फेंका गया है 70 सालों में। एक पत्थर नहीं फेंका गया किसी के ऊपर। आज इनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए। राहुल जी ने उस दिन उसका जवाब दे दिया ना, कि उनको पूछा जितेंद्र सिंह के बारे में, उनको पूछा पुलिस आपको घसीट के लेगी, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली ना, दे आर इररिलेवेंट। वैसे कांग्रेस हमेशा आरएसएस को इररिलेवेंट मानती है, भले उन्होंने सब कॉन्टेक्स्ट पे आ जाइए। वो नागपुर वाला, तो वहाँ रज्जू भैया बैठे थे, वो सरसंघ राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, एकमात्र ठाकुर थे जो सरसंघ चालक बने, बाकी सारे ब्राह्मण बने। तो मैं जाता था, वो बैठे रहते थे सर, किसी को भी मिलते थे, और स्पेशली मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण को मिलते थे, कम से कम ये तो समझिए। तो हम लोग वो चाय, वो जो ब्रॉन्ज वाले कप होते हैं ना, उनमें चाय डाली जाती है, खुद ही लेना है, अब पीना है, और धो के रखनी है। बीच में वो पूछते थे कि क्या चल रहा है। फिर मैं गन्ना तोड़ मजदूर पे काम कर, वो गन्ना तोड़ मजदूर का क्या हाल है, ये वो मुझे नहीं पता। वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बातें मुझे बताते थे, वो कैसे मजदूर यूनियन बनाए वगैरह। तो मैंने तब एक बार उनको पूछा, अरे सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने मिथुन चक्रवर्ती की कोई फिल्म देखी? वो एकदम हिल गए, बोले यार ये ऐसे। वो बाकी संयोजक भी टेंशन में आ गए, सरसंघ चालक ये क्या पूछ रहा है मिथुन चक्रवर्ती की। यानी ये देखिए, ये जो तब आपको मालूम नहीं था कि मिथुन इनकी पार्टी में जाएगा। वो बाद में तो बर्बादी के तो वो लगे। देखिए इतनी कट्टरता होती है ना, या इतना आप जो दिखाते हो ना कि आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, तब जाके आपके चरित्र के बारे में बहुत संशय करने के लिए जगह होती है। ठीक बात। वरना एक गृहस्थ आदमी तो बेचारा सुबह जाके शाम को बीवी को डरता है। बिल्कुल, है ना। तो मैंने मिथुन, तो वो जवाब तो उनको नहीं है, लेकिन तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जेड सिक्योरिटी लेके भागवत और आप 50 लोग घूम रहे हैं, उनको एक एक कविता बोलने के लिए कहा सवाल नहीं उठता। सर ये सत्ता जाएगी और हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, उस दिन हम आरएसएस के सबको पकड़ के ला रहे हैं। बस उनको सजा ये कि हर एक को एक कविता बोलनी है, बस जो कविता नहीं बोलेगा उसको आइसक्रीम खाना पड़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इतना सुना जाएगा। सर ये लोग पीआर वाले रखते हैं, और उससे शाहिर की शायरी सुनते हैं, और दुनिया में फैलाते हैं कि मुझे शाहिर पसंद है, मुझे कौन नासिर काज़मी पसंद है। यहाँ रोज एक मुसलमान की लिंचिंग हो रही है, और इस बात को देखकर खुश होकर फिल्म इंडस्ट्री, अपने मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके पैर छूते हैं। असल में इनको मालूम है कि ये कुछ पढ़ते नहीं है और कुछ करते नहीं है, बस ये दिखावे के लिए ये बोल देते हैं, यानी उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायंती गर्दभा, ऐसी बात है। ऊंट की शादी में गधे का गीत। हाँ, तो ये जो हो रहा है देश में, ये जो ढोंग है, ये आरएसएस ने लाया, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। मैं 24 घंटा मांसाहार करूं, सबके बीच करूं, यानी मैं कलेजा खाऊं, भेजा खाऊं, पाया खाऊं, वजड़ी खाऊं, कुछ भी खाऊं, आरएसएस को बोलने का हक नहीं है। मैं हिंदू लड़की से प्यार करूं, मुस्लिम लड़की से प्यार करूं, क्रिश्चियन लड़की से प्यार करूं, यहूदी लड़की से प्यार करूं, या यहूदी लड़की मुझे प्यार करे, क्रिश्चियन लड़की करे, मुस्लिम लड़की करे, आरएसएस इज नो बिजनेस।
और बीजेपी का बिजनेस नहीं है। हाँ, पर्सनल लाइफ में किसी के आपको क्यों किसी घुसना भी है? बगीचे में मैं शादीशुदा औरत के साथ बैठूं या बिन शादी करके उस औरत के साथ बैठूं, आरएसएस का काम नहीं है, बजरंग दल का काम नहीं है कि उसका वहां झांक के उसका देखे। कंसेंट जरूरी है। अगर उसका कंसेंट है तो कोई तीसरा सवाल नहीं पूछ सकता है। उसका कंसेंट पकड़ के, यानी बिल्कुल। बगीचे में जाके कंसेंट हाँ, बिना क्यों बैठेगा आदमी? क्यों बैठेगा? हाँ, ठीक है बात ना, है। वो तो अब आरएसएस के लोग ओयो में पाए जाते हैं, वो बात अलग है। तो उसके ऊपर तो अलग सा एक ग्रंथ। अब देखिए ये सब, और मुझे ये लगता है कि मानव की जो सहज एकदम उत्कंठाएं होती हैं, मनुष्य की जो सहज इच्छाएं होती हैं, उनका अगर आप दमन करेंगे तो कुंठा ही पैदा होगी और कुछ नहीं होगा। और फिर वही होगा कि आप ज़्यादा गंदे काम करेंगे। सामान्य मनुष्य, आपने कहा ना, ज़िंदगी जीता है, वो घूमेगा फिरेगा, कहीं कुछ खा लेगा, कभी दोस्तों के साथ बैठ के 2 पैग मार लेगा, आएगा पत्नी के साथ गप्पे मार लेगा, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी अपना जीता है। कुंठाओं के लिए बहुत जगह बचती नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर, मधु किश्वर और सुब्रमण्यम साहब, जो उन पे मेरा विश्वास नहीं है और जो मेरा भी बोलते नहीं हैं है। उस पर कुछ छोड़ो। मेरा भी नहीं कोई विश्वास है। लेकिन वो जो इन लोगों के बारे में बोलते हैं, वो राजीव गांधी के बारे में नहीं बोल सकते, जबकि वो एग्जैक्ट ऑपोजिट आइडियोलॉजी के हैं। क्यों? क्योंकि राजीव खुली किताब जैसी जिंदगी जी, बिल्कुल, है ना। ये लोग जो बंद कमरे में जीवन जिए और दुनिया को सिखा रहे थे, और नकली जीवन, बहुत, अरे संस्कृति, आदर्श, और आदर्श महिला, और महिलाओं को आप आदर्श सिखा रहे हो। अरे उसने आपको जना है, आपको जन्म उसने दिया है, वो आपका क्यों सुनेगी? भागवत आदमी के बच्चे नहीं है ना, औरत का भी बच्चे है ना, माँ ही होगी उनकी। तो आप माँ को सिखा रहे हो और वहाँ जाके देवी देवता। मैं आपको बताता हूँ कि काली माता अगर असल में आए इस दुनिया में तो पहले आरएसएस डर जाएगी, क्योंकि एक महिला इतनी सशक्त शक्तिशाली कैसे, शक्तिशाली इसने कैसे शिव को होगी? अपने पैरों के नीचे दबा दिया। हाँ, और एक आखिरी बात, यानी इस मुद्दे की, इन्होंने बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराई ना, उसी दिन मेरे मन में आया, जो किसी एक धर्म के आस्था को आस्था नहीं मानता, वो किसी धर्म की नहीं मानता। ये बिल्कुल ठीक एक बात दिन है। राम मंदिर को भी चोट पहुंचाएंगे, और वही हुआ सर। इन्होंने, देखिए, मैं आस्थावान आदमी नहीं हूं। मैं अलग तरीके से कहता हूँ कि आरएसएस ने 70 साल में सिर्फ गिराया है, बनाया कुछ नहीं है, अपने दफ्तरों ना को छोड़ ना, के। कुछ नहीं बना। पहली चीज बनाई राम मंदिर, और जिसमें मतलब नींव से लेके कंगूरे तक करप्शन ही करप्शन है। सर राम अकेले हैं। बचपन में राम की शादी हुई, उसके बाद बिना सीता के, बस वो सीता जो भूमि में वो गई, उसके बाद अकेले रहे। तो अकेले राम का क्या मतलब? वो किसका मंदिर है? जिसने विमोचन किया उसका, यानी उद्घाटन किया उसका। राम, ये राम नहीं है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, इनके प्रति मेरी कोई आस्था नहीं है, लेकिन यानी कोई भगवान के प्रति, मैं मानता हूं कि मंदिरों में भगवान नहीं होते, दिलों में होते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मैं जाकर कल, कोई किसी ने कहा कोई पकड़ेगा नहीं, हम आपके साथ है, ये भगवान जो है ये सच नहीं होते, इसके गहने चोरी करो, चंदा चोरी करो, ये सब चोरी करो। सर मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी श्रद्धा आस्था अलग है, लेकिन किसी मेरी माँ की है। तो श्रद्धा है ना। हाँ, मेरी माँ की भी थी। तो सर दिन रात वो, मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं तो वो मुझे चुप कराती थी। बिल्कुल। तो समझिए कि इतने लोगों की अगर आस्था है तो मेरे नाना का दिन शुरू होता था, जो आपने कहा ना, राम और सीता का, जो सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ के। तो सिया राम को साथ ही देखने का था। नहीं, और एक रामदास स्वामी ने, जैसे हाँ। कि ये हनुमान चालीसा है तुलसी रामायण में, वैसे महाराष्ट्र में, मराठी में रामदास स्वामी की उन्होंने एक स्तोत्र लिखा है हनुमान का। अब वो पूरा स्तोत्र नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी उसमें लाइन मुझे बहुत पसंद आती है, एक कविता के रूप में भी उसको देखिए। कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे, मंद्राद्री सारिखा द्रोण क्रोधे उत्पाटीला बळे, आणीला मागुती नेला आला गेला, मनासी टाकिले मागे गतीसी टुलना नसे। अब इसमें कवि यानी रामदास स्वामी क्या कहते हैं कि वेग, यानी आपकी जो स्पीड है गति जो है, उसकी गति, उसकी तुलना वो विमान से नहीं, मन से करते हैं। हाँ। सो मन में आप तो अभी भी न्यूयॉर्क पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त, उस जमाने में, तो बचपन में हमें कंपलसरी था, एक गणपति स्तोत्र था और हनुमान स्तोत्र। जब तक हम बोलते नहीं थे तब तक हम खाना नहीं मिलता था। हाँ बिल्कुल, हमने भी, मुझे आज भी गीता के तमाम श्लोक याद होंगे, और भी मंत्र मुझे याद हैं। सर ईशावास्य उपनिषद का जो पहला श्लोक है, वो अपने आप में इस विश्व की विराटता और अपनी क्षुद्रता को दिखाने के लिए पूरा है। हाँ। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं
कि भागवत जी को ज़ेन जी से बात करने से अच्छा है ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक समझ लेना चाहिए। मोदी जी और शाह जी को समझाना चाहिए और कहना चाहिए अब आपका समय हो गया है सत्ता में रहने का, अब आप निकल जाइए। लोग चाहते हैं कि सत्ता उनकी थी, उनके द्वारा आपको मिली थी, उनके हाथ में दे दीजिए। उनके जीवन के फैसले करने का अधिकार उनको है। आप वोट चोरी करके यहाँ पर आए हुए हैं। अब खैर वो तो बात अलग है, उसका सज़ा होगी नहीं होगी वो तो संविधान तय करेगा, लेकिन आपका टाइम पूरा हो गया। यही भागवत का काम है। भागवत धर्म अगर कोई है तो ये है। ये धर्म के खिलाफ बात करना चाहते तो ऐसी गोष्ठी करेंगे। ठीक बात है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अगले 3 साल में आप क्या क्या देख रहे हैं? अगले 3 साल में 3 बातें तो होगी सर। ये देश 100 सालों में एक बार जैसे करवट लेता है वैसे करवट लेगा। जो अभी सत्ता में है उनका पतन निश्चित है। और हमें, यानी हम सब जो सोचने वाले, देश के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रोएक्टिवली इसकी कोशिश करनी चाहिए कि इस देश को बाल्कनाइजेशन की तरफ ना ले जाएं। आपसी झगड़े को, अभी क्या है कि ये पतन के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हर कोई अपना प्रतिशोध निकालने की कोशिश करे, जैसा 47 में हुआ था। हाँ, सफोकेशन है ना 12 साल बिल्कुल। तो उसे हम एक ऊर्जा में रूपांतरित करें और देश को बनाना और नया वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उसको लगाएं। इतनी बड़ी यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, उसको उस काम में लगाएं। इसके लिए हम लोग सब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये खतरा है कि ये देश बाल्कनाइजेशन की तरफ जा सकता है, फिर सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, क्योंकि बहुत प्रतिशोध की भावना है। मैं देखता हूँ लोगों में बहुत गुस्सा है और ये लोग रोज सिटी कुकर को दबा दबा के वो फूटने की व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देश करवट लेगा, ये हमें पता चल जाएगा कि जब इस देश की जनता फैसला लेने तय करती है तो कितना भी दमन, कितने भी हथियार और कितने भी बड़े क्रोनी कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है कि ये तो एक ऐसा कॉशन का बटन है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि देश डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए, ना बाल्कनाइजेशन की तरफ। और उसमें हमें गांधी जी का सहारा लेना चाहिए। हमें प्रतिशोध और हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इतना बड़ा, जिसका जय नाम का इतिहास कहते हैं, महाभारत, इतना बड़ा युद्ध जो माइथोलॉजिकल है, उसमें इतने बड़े युगंधर कहते हैं वो कृष्ण, उन्होंने पहला और आखिरी प्रण क्या किया? मैं हथियार नहीं उठाऊं। तो इस देश का धर्म यही है कि हथियार ना उठाओ। आरएसएस वो पहला अमानुष संगठन है जिसने हथियार उठाने को कहा, इसलिए उनके 100 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास में हमें इसलिए दर्ज करने चाहिए कि इस देश की, इस धरा की संस्कृति और इसकी अहिंसावाद और प्यार, मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब, इसको चैलेंज करने की कोशिश की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही गंभीर। अब एक अच्छी सी कविता मराठी में, ना अंग्रेजी ना हिंदी। सर मराठी की 2 लाइनें बताता हूँ मैं। ठीक है, स्वागत। मम देशपांडे नाम के एक कवि थे। उनकी एक कविता की 2 लाइनें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ वो लाइनें मन से अंतरिक्ष फिरलो पण गेली ना उदासी। हाँ, अंतरिक्ष घूम के आया पण गेली ना उदासी, पाहिले न जगी या काही अविनाशी। है क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे भी समझ में पूरी ये आई, बहुत सुंदर आई। आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ और शेर से बात खत्म करता हूँ। अमीर कजलबाज का शेर है, थे तो पाकिस्तान के शायर, और मुझे बहुत पसंद है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। हाँ, क्या बात है सर। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं बात। देखिए, आपको ये बता दूं मैं कि हम दोनों, आपको जिस रूप में आप हम लोगों को जानते हैं, सहाफ़ी के रूप में, राइटर के रूप में, हम दोनों पोएट रहे हैं। कह सकते हैं कि हम असफल पोएट्स हैं लेकिन पोएट जो होता है वो पोएट्री का पढ़ने वाला ज़्यादा होता है, और
कई बार वो ताकत देती हैं जो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ भी नहीं दे और पाते। सरकारों ने हमारे जीवन का दिलीप कुमार बना दिया है और हम चाहेंगे इस चीज़ को। अगर कविताओं की बात हो रही थी, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, अक्सर ये बहुत पॉपुलर बातें नहीं होती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के अलावा आप शायरी की तरफ लौटिए, कविता की तरफ लौटिए, साहित्य की तरफ लौटिए, कुछ किताबें पढ़िए। हम लोग भी कई बार किताबों की बात करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बने रहने के लिए, इतने अमानुष समय में मनुष्य बने रहने के लिए किताबें बहुत मदद करती हैं। बस इतनी सी बात, और क्या कहा जाए, जनता जनार्दन है। सर, यही बहुत अंतिम बात है और यही शुरुआत थी। थैंक बहुत यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।